Hello friends, good morning. Today we will discuss about duties of bailर. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेलमेंट डिस्कस किया था. तो बेलमेंट देखिए, सबसे पहली चीज है कि बेलमेंट क्या है. तो बेलमेंट का मतलब है बच्चों कि जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी कर रहा है. डिलीवरी कर रहा है मीन्स उसका पजेशन दे रहा है. दैट पजेशन कैन बी गिवन फिजिकली और कंस्ट्रक्टिवली. दैट इज कि गुड्स उसके पजेशन में मानी जाएंगी. तो वेयर वन पर्सन इज डिलीवरिंग द गुड्स टू अदर पर्सन फॉर सम पर्पस, and after accomplishment of the purpose, either the goods will be returned to the bailor or they here means goods, or the goods will be disposed in accordance with the instructions of bailor. तो इसमें ओनरशिप पास नहीं होगी. इसमें हम जब बेलमेंट करेंगे तो बेलर शैल रिमेन द ओनर ऑफ द गुड्स. हाँ, अगर थर्ड पार्टी को सेल हो जाता है एज पर द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, देन ओनरशिप विल पास टू अदर पर्सन, राइट. तो बेली विल नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स. पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, गुड्स होनी चाहिए. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी बेलमेंट जिस चीज का होगा दैट इज ऑलवेज गुड्स. गुड्स का ही बेलमेंट हो सकता है. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट नहीं होगा. इमूवेबल प्रॉपर्टी बेलमेंट में कवर नहीं होगी, राइट. अब जब हम बेलमेंट करेंगे यानी गुड्स को डिलीवर करेंगे, तो बेलमेंट दो प्रकार का हो सकता है बच्चों. एक है ग्रेशियसली और एक है नॉन ग्रेशियस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बेलर्स ड्यूटीज. सो टुडे वी विल डिस्कस द बेलर्स ड्यूटीज. या सर, इवन बेलर है सर्टेन ड्यूटीज. तो उन ड्यूटीज को समझने के लिए हमको एक पिछला टॉपिक एक बार फिर से बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में. और बेलमेंट दो प्रकार का हो सकता था, याद है. तो एक था ग्रेशियस. ग्रेशियस का मतलब है विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन. और दूसरा था बच्चों नॉन ग्रेशियस. तो व्हाट इज दैट नॉन ग्रेशियस? सर, TI बताओ, स्पेलिंग कंफ्यूजन हो जाता है. तो अगर बेलमेंट ग्रेशियस है, ठीक है, तो ड्यूटीज में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. और अगर नॉन ग्रेशियस है तो उसमें सर जी और थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये देखना है ग्रेशियस है या नॉन ग्रेशियस. सॉरी, नॉन ग्रेशियस मीन्स फॉर कंसिडरेशन. नॉन ग्रेशियस मीन्स जहां कंसिडरेशन है. ग्रेशियस का मतलब होता है फ्री में दे रहे. ग्रेशियस का मतलब होता है बच्चों फ्री में दे रहे. देखिए, पिछला कॉन्सेप्ट था ये, और हमने पिछली क्लास में इसको लास्ट में डिस्कस किया था. एक सेकेंड, ये ग्रेशियस GRATUITOUS ठीक लिखा है स्पेलिंग. चलो, सब भगवान की दया है बच्चों. तो ग्रेशियस मीन्स फ्री ऑफ चार्ज. ग्रेशियस मीन्स फ्री ऑफ चार्ज, मतलब मुफ्त में सर हो रहा है, फ्री. जैसे सर आप देखो, आपने अपना स्कूटी या मोटरसाइकिल lent to friend,
तो बेटा पैसे थोड़ी लोगे। अभी आप कहीं गए हो, दोस्त कह रहे हैं यार 10 मिनट को स्कूटी दे दे, वो घर पे कुछ रह गया लेके आते हैं, आपने उसको चाबी दे दी। अभी स्कूटी लेके वो गया 10 मिनट में या 15 मिनट में या 1 घंटे में लौट के आया, ठीक, पेट्रोल भी आपका खर्च करा उसने। अब बेटा क्या आप उससे पैसे मांगोगे? तो 99% आंसर है नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर हम मांगेंगे भी तो देने से तो रहा ही और बेइज्जती और करेगा, जाने क्या क्या बोलेगा। तो इट इज बेटर कि ना ही मांगे, चुप रहे। एनीवे, वो मजाक की बात है। सीरियसली देखो यार, ये ग्रेशियस है, दिस इज ग्रेशियस बेलमेंट, ओके। अब नॉन ग्रेशियस इज फॉर कंसिडरेशन। तो नॉन ग्रेशियस मीन्स कि बोथ द पार्टीज गेट सम बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, बोथ पार्टीज गेट सम बेनिफिट। कैसे? सर सपोज मोबाइल गिवन फॉर रिपेयर्स, अब इसमें कंसिडरेशन तो होगा ना, ये फ्री तो नहीं। अब आप शॉप पे गए, आपने मोबाइल रिपेयर के लिए दिया, तो दिस इज नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ये आपका नॉन ग्रेशियस है, ग्रेशियस नहीं है, मतलब फॉर कंसिडरेशन है, मतलब पैसा देना है। अब आपको क्या बेनिफिट मिला कि आपका फोन ठीक हो गया, दूसरे को क्या बेनिफिट मिला? यू पेड मनी टू हिम फॉर रिपेयर्स। सो बेनिफिशियल फॉर बोथ। स्कूटी दोस्त को दिया तो दोस्त को तो फायदा मिला, स्कूटी मिली उसे, बट यू डिडंट गेट एनी बेनिफिट। तो ये ग्रेशियस है, ये नॉन ग्रेशियस है। इज दैट क्लियर बच्चों? मित्रों, जहां पर सर ग्रेशियस है तो दैट इज फॉर बेनिफिट ऑफ वन ओनली, बोथ पार्टीज गेट सम बेनिफिट। इधर क्या होगा? वन पार्टी विल गेट बेनिफिट ओनली, तो ये नॉन ग्रेशियस है, ओ सॉरी ग्रेशियस है। दोनों को नहीं मिलेगा बेनिफिट, दोनों को मिलेगा तो नॉन ग्रेशियस फॉर कंसिडरेशन मानेंगे। ग्रेशियस में बेनिफिट दोनों को नहीं मिलेगा, हो सकता है बेली को मिले, जैसे इस केस में सिर्फ बेली को बेनिफिट मिल रहा है, बेलर को कुछ नहीं मिला, बेलर को कुछ नहीं मिला। सर अभी ऐसे देखो आप कि सपोज करो मैंने आपको कोई काम बता दिया और अभी क्लास में पढ़ा रहे थे हम लोग, मान लो फिजिकल क्लास वाला सीन था और ये मार्कर बच्चों, इसका इंक खत्म हो गया, मार्कर भी खत्म हो गया। अब क्लास रुक गई, कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं? तो मैंने क्या करा कि 10 मिनट का ब्रेक कर दिया कि भाई बच्चों 10 मिनट्स ब्रेक, आप लोग घूमो फिरो, एंजॉय करो। और एक बच्चे को मैंने बुलाया, बेटा इधर आओ। वो कह रहा है जी सर। मैंने कहा यार एक काम करो, जल्दी से तुम मेरी स्कूटी ले जाओ और मार्केट से मार्कर ले आओ। उसको मैंने पैसे भी दिए, मार्कर के पैसे दिए। अब देखो स्कूटी वो मेरी ले गया, मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया। सर उसको थोड़ी इस सर्विस के लिए कुछ पैसे दूंगा, और ना बेटा आप मांगोगे मेरे से। तो दिस इज फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट, राइट। मैंने आपको अपनी स्कूटी दी और आपसे कहा कि मार्केट से बेटा जाके मार्कर ले आओ जल्दी से, जब तक ब्रेक चल रहा है आप इतना काम कर दो। आप गए, स्कूटी मेरी ले गए, मार्केट से आपने मार्कर खरीदा और आप फटाफट लौट आए। अब आप देखो, जब मैंने आपको स्कूटी दिया तो इज इट बेलमेंट? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। क्यों? बिकॉज सर दिस इज हैंडिंग ओवर द पोजेशन ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू यू। मैं आपको दिया हूं ना फॉर सम पर्पस, एंड आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस यू विल रिटर्न माई स्कूटी। रख थोड़ी लोगे मित्रों। अभी इसमें बेनिफिट किसको हुआ, बेलर को या आपको, बेली को? आंसर इज बेलर को। आपने मेरा काम किया, आपका तो कोई काम ही नहीं था, पैसे दिए नहीं मैंने उस बात के। पैसा तो मार्कर का दिया था यार, उससे क्या मतलब है?
तो ये भी ग्रेशियस हुआ ना. तो ग्रेशियस में बेनिफिट ऑफ वन पार्टी, दोनों को नहीं होगा. बट इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस यानी फॉर कंसिडरेशन दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिलेगा. जैसे यू गिव योर मोबाइल फॉर रिपेयर, सो यू विल गेट योर मोबाइल रिपेयर, दैट इज बेनिफिट टू यू, एंड द शॉपकीपर विल रिसीव कंसिडरेशन मनी फॉर रिपेयरिंग द मोबाइल फोन. सो बोथ आर इट बेनिफिट. ओके, सो दिस इज क्लियर ना. मतलब वैसे देखो बहुत सिंपल है बेटा. ग्रेशियस माने फ्री, ग्रेशियस मतलब फ्री, नॉन ग्रेशियस मतलब नॉट फ्री. हर चीज मुफ्त थोड़ी मिलती है. चल, सो दिस इज ग्रेशियस एंड नॉन ग्रेशियस, एंड आई जस्ट डिस्कस दिस थिंग because the duties of bailer are dependent whether the bailment is gracious or not gracious. So that is why I again repeated that thing. और clarity आती है बच्चों. Whenever you revise the law or text like subjects, you will definitely get a new insight. जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, नई नई चीजें मिलेंगी. So repetition is must. You revise and revise and revise. That is the key to success. Anyway, अब बेटा व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेलर. सो बेलर की क्या ड्यूटीज हो सकते हैं, सोचो. पढ़ लेंगे, बुक में तो लिखा ही है सर बेलमेंट हुआ, ठीक है, और बेलमेंट में निश्चित तौर पे बेलर ने गुड्स बेल करी, बेली को दी. तो बेली की ड्यूटीज है गुड्स का प्रॉपर केयर करे, उसको इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही यूज करे. लेकिन व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेलर. बेलर की क्या ड्यूटीज हैं. नंबर 1, टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स. अगर गुड्स डिफेक्टिव है, ठीक है, तो ये बेलर को बताना होगा कि भैया गुड्स में ये डिफेक्ट है, सावधान रहना, अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए तो मुझे मत कहना. तो ही हैज टू डिस्क्लोज, एंड इफ ही डज नॉट डिस्क्लोज एंड बेली सफर्स लॉस ड्यू टू गुड्स बेल्ड, ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स, देन बेलर हैज टू कॉम्पनसेट. इसमें भी ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस है, अभी जस्ट डिस्कस करेंगे बच्चों. Sir, bear necessary expense. Bear necessary expense. इसमें भी ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस की चक्करबाजी है, अभी डिस्कस करेंगे. तो जो गुड्स का बेलमेंट हुआ है बच्चों, उसमें देखो कुछ खर्चा हो सकता है बेली का, तो बेलर उस एक्सपेंस को रीइंबर्स करेगा. सर इसमें दो प्रकार के एक्सपेंस है, नेसेसरी एक्सपेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, अभी डिस्कस करेंगे. लेकिन बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली के एक्सपेंस को कॉम्पनसेट करे. बेली को बेलमेंट में जो भी खर्चा करना पड़ा वो बेलर को पूरा करना पड़ेगा. हिंदी में बोले तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. तो सर जी एक्सपेंस को वो देगा, उसके बाद इंडेमनीफाई करेगा. अगर बेली को कोई लॉस होता है तो वो इंडेमनीफाई करेगा. सर टू इंडेमनीफाई बेली ऑब्वियसली फॉर एनी लॉस which arises to बेली ड्यू टू सर डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द बेलर. अभी डिस्कस करेंगे हम लोग इस चीज को. और सर ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स. आपको सर ये तो राइट है बेटा, राइट में भी आएगा. जब हम बेलर के राइट्स देखेंगे तो राइट में भी आएगा और ड्यूटीज में भी आएगा. अभी हम लोग इसको भी समझेंगे. तो 4 ही पॉइंट्स हैं. There are only 4 points. Okay.
So what are the bailers duties? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सर जी, अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते, आईएससी का दे रहे होते, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता तो द क्वेश्चन वुड हैव बीन कि व्हाट आर द बेलर्स ड्यूटीज एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सप्लेन। फिर हम लिखते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द बेलमेंट, 2 लाइन में बेलमेंट डिफाइन जरूर करेंगे। इफ यू आर आस्किंग फॉर द ड्यूटीज ऑफ द बेलर, आई विल डिफाइन व्हाट इज बेलमेंट। विल इन शॉर्ट कि बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर for some purpose, and after accomplishment of the purpose the goods are to be returned or disposed of in accordance with the instructions of the first person. अभी क्या होता है ना, when you write this kind of things, आपने बड़ी मेहनत करके लर्न किया है। लर्न क्या करना है? जो लीगल प्रोविजन है, जो सेक्शन का लैंग्वेज है, 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ वो लर्न करना है। रिमेनिंग यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। और जब वो सेक्शन की लैंग्वेज आप नंबर के साथ में लिखोगे तो एग्जामिनर का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है सर, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। और सर जी गार्डन गार्डन हो जाता है, बहुत सारे फूल खिल जाते हैं उसके दिल में, और वो बेटा आपके ऊपर फूल बरसा देता है। और फिर नंबर आते 90, 95, इतिहास हो जाता है। सर लॉ के पेपर में 95 मार्क्स, आप सोचो, मतलब ऐतिहासिक क्षण है। अरे कहाँ आते हैं यार, 60 आ जाए वही बड़ी बात है। एनीवे, बट इफ यू राइट गुड आंसर्स यू विल गेट गुड मार्क्स। सो वी हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर्स। एनीवे, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अगर सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड जैसा कुछ होता तो द क्वेश्चन वुड हैव बीन कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बेलर, and you would write the answer कि number 1 to disclose the defects in the goods। यदि goods में कोई defect है तो it is duty of the bailor to disclose those defects to the bailey, and in case he doesn't disclose and the bailey suffers some loss, the bailor is responsible to compensate for the loss। लेकिन जब हम सीए करते हैं तो the question is कि like A ने B को एक हॉर्स जो है वो राइडिंग के लिए दिया, ए ने बी को एक हॉर्स, घोड़ा राइडिंग के लिए दिया। सो दिस इज बेलमेंट, क्लियरली बेलमेंट। हॉर्स इज ए गुड्स। अब देखिए, दिस कैन बी ग्रेशियस और दिस कैन बी नॉन ग्रेशियस। ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना मेरे को। तो पहली पंक्ति में उसने लिखा प्रश्न ने कि ए ने बी को हॉर्स दिया है फॉर राइडिंग, ठीक। सेकेंड लाइन, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्री ऑफ चार्ज है। आगे लिखा है कि बी इज फ्रेंड ऑफ ए, सो ही इज नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट, या उसी सेंटेंस में उसने फ्री ऑफ चार्ज वर्ड जोड़ दिए। फिर आगे लिखा है द हॉर्स इज वाइशियस। घोड़ा, उसका दिमाग जो है वो सही नहीं है, थोड़ा वाइशियस है। वाइशियस मतलब बदमाश है। और वाइल राइडिंग जो घोड़ा था उसने बी को फेंक दिया, गिरा दिया जानबूझकर, एंड बी गॉट हर्ट। ओके, अभी वो पूछ रहा है अब बताओ इस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होगा। सो दिस इज द लेवल ऑफ सीए एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। सर अभी सीबीएसई होता, आईएससी होता तो मेरे को ये पॉइंट्स लर्न करने थे, इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना था, थोड़ा थोड़ा मैं अपने मन से लिख देता। सर आई हैव दिस हेडिंग, तो देखो यार इतना तो मैं लिख सकता हूं ना कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर द गुड्स आर डिफेक्टिव एंड बेलर डज नॉट डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स टू द बेली एंड बेली सफर्स सम लॉस ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिफेक्ट, the bailor is liable to compensate the loss। This is a common sense। आगे वाले से हेडिंग पूछ ली हमने एग्जाम में है और हमने अपना आंसर लिख लिया। अरे आगे वाले से याद आया बेटा, आप लोगों के एग्जाम नवंबर में, करेक्ट। और सिचुएशन ये थी
कि जो जुलाई वाला पेपर है, अगर वो टाइम से हुआ जुलाई में, तो आपका एग्जाम नवंबर में होगा, नहीं होगा, डिले होगा। और अगर वो नहीं हुआ तो आपका एग्जाम टाइमली होगा। और फिलहाल के हालात को देखते हुए, कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए जुलाई के एग्जाम्स नहीं हो रहे। 3-4 दिन में, 2-3 दिन में नोटिफिकेशन विल बी इशूड बाय आईसीआई। टुडे इज 3rd, तो 6 या 7 तारीख तक दे विल इशू द नोटिफिकेशन दैट ड्यू टू circumstances, due to COVID, and after considering the health issues of the students and in the best interest of the students, the ICAI has. Up, either they will postpone or they will cancel, and most of the chances are they will cancel this exam. So the ICAI has decided to cancel this exam, और जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं वो नवंबर में उनका फीस एडजस्ट हो जाएगा, नवंबर में आप दोगे। So this is going to happen in 2-3 days. Just wait. So that means कि आपका एग्जाम शेड्यूल्ड डेट्स पर होगा। तब तक देखो वायरस वाली स्थिति सही हो जाए नहीं हो, गॉड नोज, लेकिन इंस्टीट्यूट एग्जाम लेके रहेगा। नवंबर वाला तो लेना है उन्होंने, उसमें कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का, वो तो होगा ही होगा, डिले भी नहीं होगा अभी, क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है। So these are the situations and that is going to happen. अब बेटा नवंबर में भी मैं आपको बताऊं, एग्जाम तो होगा, डेट्स भी चेंज नहीं होंगी और वायरस भी होगा, ये खत्म नहीं होने वाला। दिस इज नॉट गोइंग टू एंड सो अर्ली, इट विल टेक टाइम। कोई वैक्सीन आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज चांसेस आर वेरी लो। और एग्जाम में बेटा डिस्टेंसिंग हो जाएगी, मतलब सबसे गंदी चीज कि पेपर में डिस्टेंसिंग हो गई। अदरवाइज क्या होता है, एक के पीछे आगे पीछे बैठते हम लोग, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है यार, है ना, हल्का फुल्का हेडिंग पूछ लिए, पॉइंट्स बता दिए, झांक लिया उसकी कॉपी में, मल्टीपल चॉइस में उनने ABCD करके ऐसे इशारा मार दिया, मतलब जरा बहुत तो बच्चे कर लेते हैं। अब जब डिस्टेंसिंग होगी तो कैसे होएगा? तो सो दिस इज अगेन ए डिफिकल्ट थिंग फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस बात को भी मद्देनजर रख के चले कि जो एग्जाम होगा, आप ये मान के चलिए कि आप रूम में अकेले बैठे हो, देयर इज नोबडी, नहीं लोग हैं बट दूर दूर है, तो हल्का सा भी आप फुसफुसाओगे तो माँ साहब के कान में आग लग जाएगी, बहुत प्रॉब्लम है। एनीवे, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू बच्चों कि बेटा जो एग्जामिनेशन का अपना सीए का पैटर्न है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। इट्स नॉट लाइक सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड लाइक दैट, वैसा नहीं है, वो नहीं है। अभी क्या है ना, सीबीएसई में तो मैं 4 पॉइंट मेरे को याद करने थे कि उसको डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करने के बाद में उसको जो एक्सपेंसेस हुए बेली के वो बेयर करने हैं, बेली का कोई खर्चा हुआ है वो रिइंबर्स करेगा। उसकी ओनरशिप, बेलर की ओनरशिप डिफेक्टिव है एंड ड्यू टू दैट बेली हैज टू सफर सम लॉस, तो ही विल इंडेमनीफाई द बेली फॉर डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द बेलर। अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। और उसके बाद में अगर उसको सर जी किसी प्रकार का गुड्स एक्सेप्ट करने में दिक्कत है तो ही हैज टू एक्सेप्ट, ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। और डिटेल हम मन बना के लिख देते थे यार, लेकिन अभी ना प्रॉब्लम हो गई। सीए में मैंने आपको बताया केस स्टडी बेस्ड आएगा, एंड एज आई टोल्ड यू कि ए ने बी को हॉर्स राइडिंग के लिए दिया फ्री ऑफ चार्ज। हॉर्स वॉज वाइशियस, सर घोड़े का दिमाग खराब था और उसने बी को फेंक दिया, बी गॉट इंजर्ड, नाउ बी sued A for compensation. So what would be your answer? तो देखो यहाँ पर the duty to disclose the defects है, और इसमें बड़ी बात समझो which is the CA level point, reading between the lines, कि अगर बेलमेंट ग्रेशियस है तो ड्यूटी
to disclose known defects, और अगर बेलमेंट नॉन ग्रेशियस है तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज all defects whether known or not. सेक्शन 150 तो इसकी अलग ही कहानी चल रही है बच्चों. सो यू गॉट द आंसर टू माय केस स्टडी, घोड़े वाला केस. तो बेटे उस केस में क्योंकि फ्री ऑफ चार्ज लिखा है, उस केस में क्योंकि जो मैंने डिस्कस किया था तो फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा था कि फ्री ऑफ चार्ज है, तो फ्री ऑफ चार्ज में उसको ग्रेशियस हो गया ना, उसको नोन डिफेक्ट्स बतलाने की ड्यूटी है. अब माय आंसर डिपेंड्स ऑन द फैक्ट वेदर इज अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द हॉर्स. तो वो भी क्वेश्चन में लिखा होगा जो मैंने आपको बोला ही नहीं. तो नाउ रीड दैट लाइन इन द क्वेश्चन जहां पे वो ये कह रहा है कि ए न्यू द फैक्ट, ए को पता था. तो यू वुड आंसर कि इन केस ऑफ बेलमेंट एज पर सेक्शन 150, इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल नोन डिफेक्ट्स, एंड एज इन द गिवन प्रॉब्लम ए न्यू द फैक्ट दैट द हॉर्स इज वाइशियस, सो ए इज रेस्पॉन्सिबल. सर चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन. ए डिडंट नो द फैक्ट दैट द हॉर्स इज वाइशियस. ए को नहीं मालूम है, घोड़ा उसका है, बदमाश है, लेकिन ए को नहीं मालूम, उसने अभी 2 दिन पहले ही खरीदा है. ओके, एंड देन वो उसने बी को हॉर्स राइडिंग के लिए दिया है, और उसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर रेंट पे दिया है, रेंट पे दिया है. अब क्या हुआ, अब नॉन ग्रेशियस हो गया क्योंकि रेंट पे दिया है. बट इस सिचुएशन में नोन और नॉट नोन दोनों बताने हैं, तो इस सिचुएशन में भी लाइबल हो जाएगा क्योंकि नॉन ग्रेशियस में ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल डिफेक्ट्स वेदर नोन और नॉट. अब बेली ये कह के नहीं बच सकता मुझे नहीं पता था, लेकिन फ्री ऑफ चार्ज है ग्रेशियस, तो खाली नोन. तो क्वेश्चन है कि फ्री ऑफ चार्ज है, फिर अगली लाइन में लिखा है कि भाई उसको नहीं पता है, ए को नहीं मालूम है कि घोड़ा बदमाश है, तो घोड़े की हरकत के लिए ए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं है. करेक्ट. सो दोनों चीजें देखनी पड़ेगी. ग्रेशियस है तो नॉन डिफेक्ट्स बतलाने, नॉन ग्रेशियस है देन ऑल डिफेक्ट्स बतलाने. इज दैट क्लियर? और बच्चों जो कुछ भी लॉस होगा टू द बेली ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिफेक्ट्स बाय बेलर, तो बेली उसका कॉम्पनसेशन उसको मिलेगा. ये है हमारा सर जी सेक्शन 150. आइए एक बार बुक में रीडिंग करते हैं एंड आई थिंक दैट इट इज क्लियर, है ना. ये है सीए लेवल की. सर हमको जिन चीजों पे फोकस करना है, अब एग्जाम में ये आपको चारों पॉइंट्स याद करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेलर, डिस्कस. नो, वो एक ही पॉइंट पर पूछेगा, तो आपको खाली उसी पॉइंट का डिटेल्स देना है. राइट. सो यहां पर फोकस करिए और फालतू जगह एनर्जी मत वेस्ट करिए. ठीक है. जय माता दी, जय भोलेनाथ. जय भोलेनाथ से याद आया कि सावन भी आने वाले हैं, तो भगवान भोलेनाथ हम सब पे कृपा करें और देख लें कैसा चल रहा है धरती पे, कुछ थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दे लें भाई. एनीवे, तो देखिए बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली. बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली को डिस्क्लोज करे, बताए फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड. गुड्स जो बेल कर रहा है उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो बता दो. आपने दोस्त को स्कूटी दी कि जाओ घर घुमाओ, और आपकी स्कूटी में ब्रेक लगते नहीं है, आपकी स्कूटी में ब्रेक लगते नहीं है, तो यार ये बात दोस्त को बता तो दो. वो बेचारा टूट फूट गया, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको तो पता है ना नॉन डिफेक्ट्स देने पड़ते हैं हमको. तो ये देखिए बेलर की ड्यूटी है कि वो जो भी डिफेक्ट्स हैं वो बेली को बताए. तो नॉन डिफेक्ट्स बताने, अब आपने दोस्त को स्कूटी दी
ब्रेक काम नहीं करते, ये आपने बताया नहीं, तो यू हैव टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स। आपको तो पता था ना आपके ब्रेक काम नहीं करते हैं, आप पैर से रोक लेते हो, दोस्त को नहीं आती रोकनी पैर से, और मित्रों वो भिड़ गया बेचारा, चोट लग गई उसके, और ग्रेशियस बेलमेंट था, तो आपको दोस्त की रिपेयर करानी पड़ेगी, जो भी लॉस हुआ है कंपनसेट करना पड़ेगा। सर अगला हेडिंग है उसी में, सॉरी अगला पैरा है कि अगर गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, तो क्या लिखा है, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉल्ट्स। तो अगर हायर पे दिया है यानी नॉन ग्रेशियस है, सर हायर नॉन ग्रेशियस हो गया ना बेटा, तो आपको डिफेक्ट्स बताने ही बताने हैं, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता, मतलब यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट नोन डिफेक्ट्स एज वेल। एग्जाम्पल, ए ने बी को हॉर्स दिया विच ही नोज टू बी वाइशियस, इसे मालूम है कि घोड़ा बदमाश है, तो मित्रों चाहे ग्रेशियस हो, क्योंकि इसको मालूम है नोन के लिए, तो ये भी जिम्मेदार है, ये भी जिम्मेदार है, तो आगे क्या लिखेंगे कि सर ये हुआ वो हुआ, बी को चोट लग गई, वो सब तो कहानी सुनाएगा क्वेश्चन, ए इज रिस्पॉन्सिबल, ए इज रिस्पॉन्सिबल। दूसरा एग्जांपल है ए हायर से कैरेज ऑफ बी, ध्यान से देखो हायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा एग्जांपल हुआ, ये वाला, और कैरेज इज अनसेफ, बी इज नॉट अवेयर, मतो उसको नहीं मालूम है, मत बताओ, जिम्मेदारी है क्योंकि तुमने किराए पे दिया है, मुफ्त में नहीं दिया। तो देखिए कंडीशंस है, बेलर शुड हैव नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट एंड बेली डजंट हैव द नॉलेज। सर इस केस में बेलर की नॉलेज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफेक्ट मस्ट बी ऑफ सच की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। दो केस दिए हुए हैं बच्चों, इस तरीके के जो भी केस स्टडी आपको स्टडी मॉड्यूल में मिले, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बन जाता है। ए हायर्ड फ्रॉम बी ए कैरेज, तो इसने कैरेज हायर किया है, हायर का केस हो गया। ड्यूरिंग द जर्नी ए बोल्ट इज अंडर पार्ट ऑफ द कैरेज ब्रोक अवे और कैरेज बिकम अपसेट, ए वॉज इंजर्ड, तो बी लाइबल होगा, क्योंकि ड्यूटी टू डिस्क्लोज सच डिफेक्ट। सर ड्यूटी टू गिव ए फिट थिंग टू द हायर है, तो इसमें लाइबल होगा, निश्चित तौर पे लाइबल होगा। सर डेंजरस नेचर की गुड्स है, तो उसको बेलर को बता देना चाहिए कि भाई ये डेंजरस नेचर की है, और चोट वोट लग जाए तो मुझसे मत कहिए। चलिए नेक्स्ट पे आए बच्चों, ये क्लियर हो गया। सर नाउ नेसेसरी एक्सपेंस की बात की है, और गुड्स जो हैं वो बेली को रखने हैं, तो बेली को नेसेसरी और ऑर्डिनरी दोनों एक्सपेंसेस मिलेंगे, ठीक। और ग्रेशियस में सर देखो अलग अलग है ना, वेयर बाई कंडीशंस ऑफ बेलमेंट गुड्स आर टू बी केप्ट और कैरीड और हैव वर्क डन अपॉन देम एंड बेली इज टू रिसीव नो कंसिडरेशन, नो रेमुनरेशन। तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया ग्रेशियस। ग्रेशियस में नेसेसरी एक्सपेंस भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी मिलेंगे, दोनों का पेमेंट होगा। जबकि नॉन ग्रेशियस में सर नॉन ग्रेशियस में सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस मिलेंगे, ध्यान से समझिए। तो सर जी यहां पे ग्रेशियस है फॉर द पर्पज ऑफ बेलर, ग्रेशियस है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, ठीक है। बेली को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हम उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली होगा तो हम एक्सपेंस नहीं देंगे, फिर बेलर क्यों देगा। आप समझो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सपोज करिए कि वो मार्कर वाला एग्जांपल याद है कि मेरा मार्कर खत्म हो गया और मैंने आपसे कहा कि बेटा ये लो स्कूटी, मार्कर ले आओ। अब जब आप स्कूटी लेके निकले
थोड़ी दूर पे पहुंचे तो पेट्रोल खत्म हो गया। स्कूटी मेरी थी, पेट्रोल था ही नहीं उसमें। आप लेके चल दिए, आपको क्या मालूम पेट्रोल नहीं है बेटा। और थोड़ी दूर पे चलते चलते पेट्रोल खत्म हो गया। अब आपने पेट्रोल डलवाया, ठीक। फिर आपने मार्केट जाके मार्कर खरीदा। फिर जब आप लौट के आ रहे थे तो सर स्टार्ट करी दुकान पे अपनी स्कूटी, अब वो स्टार्ट नहीं हुई। आपने फिर किक मारा, फिर स्टार्ट नहीं हुई बेटा। फिर पड़ोस में एक मैकेनिक की शॉप थी, आपने उसको दिखाया, उसने कहा इसका तो प्लग खराब है। एक प्लग होता है जिससे करंट जनरेट होकर स्टार्ट होती है। वो कह रहा है इसका तो प्लग खराब है, और उसने बोला नया डालना पड़ेगा। और बेटा 100 रुपए का नया प्लग डाला उसने। अब आप आ गए। अब सुनो, पेट्रोल है नेसेसरी एक्सपेंस और प्लग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। स्कूटी चलाओगे तो पेट्रोल तो डलेगा ही, और जो प्लग है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो रिपेयर का खर्चा है। दोनों थे जरूरी, बट प्लग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाएगा। अब बेटा आप लौट के आए, आपने कहा सर जी स्कूटी में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल डलवाया 100 रुपए का। फिर आपने कहा सर जी उसका प्लग भी खराब था, वो डलवाया 100 रुपए का। तो ये बताओ बेलमेंट किसके बेनिफिट के लिए था? बेलर। दिस वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, मेरे बेनिफिट के लिए था, करेक्ट। तो मैं आपको पेट्रोल का पैसा भी दूंगा और प्लग का भी दूंगा। और बताओ लॉजिकल है कि नहीं है? इस सिचुएशन में आपको दोनों अमाउंट्स मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अपने दिल से पूछो। मिलनी चाहिए ना, यही न्याय है। आपकी क्या गलती है? आपको तो कुछ मिला नहीं, ग्रेशियस था ना। क्लियर हो गया पॉइंट? मित्रों, अगर नॉन ग्रेशियस है सर, उसके लिए रेंट वगैरह का पेमेंट हो रहा है, हायर का पेमेंट हो रहा है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस दिया जाएगा। इट इज लाइक कि मैंने आपको बेलमेंट पे टैक्सी दी, और जो टैक्सी थी वो टैक्सी मैंने आपको बेलमेंट पे दी, हायर पे दी, हिंदी में बोले तो किराए पे दी। अब टैक्सी लेके आप गए मुंबई, मुंबई दूर है, दिल्ली गए। अब जब आप दिल्ली का रुख किया तो टैक्सी का पेट्रोल देखो आपका। सर मैं रेंट ले रहा हूं और उसमें पेट्रोल इंक्लूड नहीं, अगर इंक्लूड है तो मैं डलवाऊंगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ टैक्सी का किराया लिया है, तो पेट्रोल आप डलवाओगे, ठीक। और मित्रों, अगर टैक्सी खराब हो गई, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिपेयर करानी पड़ी, वो मैं दूंगा। तो ये सर पॉइंट है बेलमेंट में सेकेंड, कि वेयर बाय कंडीशंस ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और कैरीड, या वर्क अपॉन करना है और बेली को रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर हो गया, ठीक। द बेलर शैल रीपे नेसेसरी एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, वो उसको दोनों पे करेगा, दोनों का पेमेंट करेगा। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस, वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस पे करेगा। हायर पे टैक्सी लिया है बच्चों एग्जाम्पल में, और ये गुड़गांव जा रहा है फ्रॉम नोएडा। ड्यूरिंग द जर्नी मेजर डिफेक्ट अराइज इन इंजन, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बच्चों, तो 5000 का रिपेयर हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मिलेगा, बेलर इसको देगा। लेकिन पेट्रोल, टोल टैक्स ये बेली खुद झेलेगा, इसका बेलर से कोई लेना देना, नेसेसरी एक्सपेंस वो नहीं है। सर आपके बेनिफिट के लिए है ना, तो यू पे द एक्सपेंस। अब आप मेरे से स्कूटी ले गए और आपको जाना है कहीं दूर, ठीक है, 150 किलोमीटर चलानी है, तो पेट्रोल आप डलवाओगे यार, मैं क्यों दूंगा पेट्रोल के पैसे? क्योंकि इट इज फॉर योर बेनिफिट, ओके। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई खर्च होगा, स्कूटी ब्रेक डाउन हो गई कुछ, वो मैं पे करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। सर जी ऐसे ही बेलमेंट में एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है हमको, तो बड़ा सर ध्यान से देखने का है कि अगर ग्रेशियस बेलमेंट है तो नेसेसरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों एक्सपेंस पे होंगे, और अगर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पेमेंट करेंगे।
सर जी थर्ड पॉइंट है कि अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है, राइट, तो बेली को वो इंडेमनीफाई करेगा, टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। सर आगे हम राइट्स में पढ़ेंगे कि बेलर अगर ग्रेशियस है तो प्री मैच्योर टर्मिनेट कर सकता है, मतलब जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले खत्म कर देगा। तो बेली को लॉस हो गया तो बेलर उसे कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस का यहां पर भी पॉइंट आएगा, क्योंकि ग्रेशियस के केस में ही वो टर्मिनेट कर सकता है, नॉन ग्रेशियस में कर ही नहीं सकता। तो लिखा है बेलर मस्ट कॉम्पनसेट द बेली फॉर लॉस और डैमेज टू बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट। उसको कोई बेनिफिट हुआ है तो उसके ज्यादा जो लॉस होगा वो करेगा, और अगर ग्रेशियसली दिया है और टर्मिनेट कर रहा है तो सपोज आपने दोस्त को स्कूटी दी कि भाई ठीक है 1 घंटे के लिए ले जा, अब आधे घंटे बाद ही वापस ले ली। यू कैन डू दैट इन केस द बेलमेंट इज ग्रेशियस, राइट। तो अगर उसे कोई लॉस हो रहा है देन यू हैव टू कंपनसेट। तो टर्मिनेशन हो सकता है ग्रेशियस में, पर लॉस को कंपनसेट करना पड़ेगा बच्चों, और वो कंपनसेट होगा, ठीक। इंडेमनीफाई ये हो गया। अब देखिएगा अभी इंडेमनीफाई और है, तो सर जी बेलर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में 4th पॉइंट में इंडेमनीफाई के 2 पॉइंट्स दिए हैं, और इसमें एक तो ये है कि इंडेमनीफाई फॉर लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ बेलर। तो अगर बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, देखिए, और ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस लॉस को वो बियर करेगा। सर क्योंकि मान लो उसके पास में राइट ही नहीं है टू रिसीव बैक द गुड्स, क्योंकि चोरी करके लाया था, बेली रिटर्न दैट। अब बेली पे मुकदमा हो गया सब कहानी में, तो जो बेली को लॉस होगा वो बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी गलती है। और ऐसे ही उसको रिसीव बैक करना है गुड्स को जब पेमेंट का टाइम पूरा हो जाएगा, और अगर वो रिफ्यूज करता है तो जो भी एक्सपेंस वगैरह होंगे वो उसे कंपनसेट करने पड़ेंगे। तो सर बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स तो है ही, इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, एंड हैज टू कंपनसेट द एक्सपेंस इफ ही does not accept the goods। तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, और यदि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कंपनसेट करेगा। एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। इसने 5 डेज के लिए कार दिया बच्चों, और बेटे 1 मंथ तक उसके बाद इनने वापस लिया ही नहीं, तो उसका और खर्चा हुआ टू कीप दैट कार सेफ, तो वो भी देना पड़ेगा। सर आपको रिटर्न लेनी है, आप रिफ्यूज कर दिए, और बेली को उन गुड्स के रख रखाव में, देखभाल करने में, मेंटेनेंस करने में खर्च करना पड़ा, तो बेटा आपको उस खर्च का कंपनसेशन देना पड़ेगा। बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो बेली तो वापस कर ही देगा उसे। बेली बेचारा फंस गया इस चक्कर में, पुलिस का केस हो गया तो भी लॉस कंपनसेट करेगा। मतलब बेलर के कारण बेली को लॉस हो रहा है, सीधी सिचुएशंस ये है, तो वो उसे कंपनसेट करेगा। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ बेलर बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं समझता हूँ क्लियर है। अगली हेडिंग है ड्यूटीज ऑफ बेली, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट में बच्चों, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।